हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ड एजुकेशन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन साइंस को। अभी तक हमने अपनी 2 क्लास में देखा कि भारतीय भोजन और भारतीय मिठाइयों के बारे में। न्यूट्रिशन साइंस टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि भोजन, पोषण, संतुलित आहार, आहार नियोजन, पोषक तत्व जैसे विटामिन्स और खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जल और भोजन बनाने की बहुत सारी विधियां भी देखेंगे इसमें। और भोज्य पदार्थों में मिलावट कितने तरीके से किए जाते हैं उसको भी देखेंगे। आपको न्यूट्रिशन साइंस के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि पोषक तत्व या पोषण न्यूट्रिशन साइंस में हम पोषण को किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, पोषण पोषण क्या है? न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करते हैं, जैसे ऊर्जा देते हैं और क्या कहते हैं, शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। पोषण कैसे होता है? पोषण एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है, अर्थात प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है? ये हमारे भोजन की प्रक्रिया है, हमारे आहार की प्रक्रिया है। आहार कितने रूप में होते हैं? ठोस और द्रव, 2 फॉर्म में आहार होते हैं। ये कैसा प्रोसेस है? ये देखिए, जैसे कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे अपने मुख के द्वारा अपने भोजन को अपने मुख में लेते हैं पहले, तो उसका पाचन होता है, फिर उसके बाद अवशोषण होता है, परिवहन होता है, प्रयोग होता है, उसके बाद उत्सर्जन होता है। क्या है? कैसा प्रोसेस है? पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग और उत्सर्जन का प्रोसेस है। पाचन कैसे होगा? कहाँ से शुरू होता है पाचन? तो देखिए, जैसे हम अपना आहार जो है ग्रहण करते हैं, मुख में लेते हैं, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। हमारे मुख में एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो हमारे मुख में किस चीज़ का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद भोजन अंदर जाता है, ग्रास नली के माध्यम से पेट में जाता है, आमाशय में। तो आमाशय में भी पाचन होता है। आमाशय में किस चीज़ का पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए उसमें कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन होता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? भोजन लीवर में जाता है। लीवर में भी पाचन होता है। लीवर में किस चीज़ का पाचन होगा? लीवर में फैट का पाचन होता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा पाचन होता है। उसके बाद फिर अवशोषण होता है। अवशोषण जो है, जैसे भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद अवशोषण शुरू हो जाता है। अवशोषण में जो भोज्य पदार्थ के तत्व निकलते हैं उसको हमारा बॉडी अपने आप में अवशोषित करने लगता है। उसके बाद परिवहन होता है। परिवहन जो है, जैसे जो पोषक तत्व होते हैं उसका शरीर अपने तरफ खींच लेता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने लगता है आंत के थ्रू। प्रयोग भी होता है। उसके बाद उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन जो है वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। जैसे जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका पाचन और शोषण हो जाता है, परिवहन भी हो जाता है, उसका प्रयोग भी हो जाता है, तो जो उसमें बचे कुचे पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो मूत्र के थ्रू निकल जाते हैं, और जो थोड़ा ठोस होते हैं वो जो है स्टूल के थ्रू निकलते हैं। तो ये होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन और भी तरीके से होते हैं, जैसे पसीने के द्वारा भी उत्सर्जन होता है। नाक से जो स्राव निकलता है वो भी एक उत्सर्जन का ही टाइप है। तो हमने देख लिया कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसा होता है: पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग और उत्सर्जन। देखिए, इसको एक लाइन में हम देखते हैं कि एक परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे द्वारा खाए गए आहार पर निर्भर होती है। इस प्रक्रिया में आहार का पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग एवं उत्सर्जन होता है। देखिए, ये जो टॉपिक है इसको हमने आप लोग के लिए स्पेशल नोट्स बनाया है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और नोट्स को भी हम जो है शेयर करवा देंगे सर से कह के। तो आप लोग नोट्स को भी पढ़ लीजिएगा, और इस तरह से तो जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ ही लीजिए ध्यान से।
नोट्स पढ़िएगा तो और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं परिभाषा। परिभाषा में क्या है, किसके अनुसार परिभाषा है? पहली परिभाषा है टर्नर के अनुसार। किसके अनुसार? टर्नर के अनुसार। टर्नर ने क्या कहा पोषण के बारे में? उन्होंने कहा कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। टर्नर ने क्या कहा कि पोषण जो है शरीर में होने वाली क्रियाओं का ऐसा संगठन है जो सजीव प्राणी जैसे कि जो हम लोग हैं इनके शरीर में जो है विभिन्न कार्य संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करते हैं और पुनः निर्माण करते हैं, नई कोशिकाओं का भी निर्माण करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार पोषण जो है शरीर में विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। आगे देखते हैं यूडकिन क्या कहते हैं। यूडकिन के अनुसार पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होता है। यूडकिन क्या कहते हैं? पोषण मनुष्य और उसके बीच का संबंध है, इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होता है। शारीरिक जैसे हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, सामाजिक जैसे जो है समाज के लोगों को भी भोजन कराया जाता है तो उनको भी थोड़ा मान सम्मान भी मिलता है। मनोवैज्ञानिक हमारे मन को संतुष्टि होती है, जैसे कुछ चीज़ें वैसे भी मन करता है खाने पीने का तो उसको खा लेते हैं, हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, मन स्वस्थ रहता है, खुशी मिलती है। जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होता है। जैविकीय पहलू मतलब जैसे हमारे शरीर को पोषण मिलता है तो हमारा शरीर एक्टिव रहता है। इस प्रकार से शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होता है। आगे देखते हैं, आगे परिभाषा क्या है? सुधा नारायण के अनुसार। सुधा नारायण के अनुसार परिभाषा है, इन्होंने कहा कि जिन सूक्ष्म रासायनिक क्रियाओं द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है उसे ही पोषण कहते हैं। देखो, इन्होंने एक सरल शब्द में समझा दिया है कि जिस भोजन को आप ग्रहण करते हैं उसका पाचन, शोषण और संग्रह होने के बाद जब शरीर उसका उपयोग करता है, जिस चीज़ का उपयोग करता है वही पोषण कहलाता है। तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं हमारी बॉडी में जाता है, वो पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है और सर्जन होता है, और उसके बाद जो उसमें पोषक तत्व निकलते हैं वो हमारा शरीर अपने बॉडी में एक्सेप्ट कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, वही जो है पोषण कहलाता है। आगे देखते हैं किसके अनुसार है परिभाषा। काउंसलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार परिभाषा है। इनकी भी परिभाषा देख लीजिए। पोषण क्या है? पोषण भोजन, पोषक तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों, उनका कार्य, आपस में संबंध तथा स्वरूप एवं बीमारी के संबंध में संतुलन तथा वह सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं, भोजन का पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग तथा उत्सर्जन होता है, पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। देखिए, सारे लोग वही एक चीज़ घूम फिर के बता रहे हैं कि जो भोजन का पाचन, अवशोषण, प्रयोग, परिवहन, उत्सर्जन के बाद जो है जो भोजन का तत्व होता है वो हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होता है, वही जो है पोषण है। आगे देखिए हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। पोषण का इतिहास। पोषण का इतिहास पहले जान लीजिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए पहला टॉपिक क्या है? पहला बिंदु है, सबसे पहले ग्रीक के एक प्रसिद्ध विद्वान हिप्पोक्रेटिस। कौन? हिप्पोक्रेटिस ने यह जानने का प्रयास किया था कि हम जो कुछ खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। देखिए, इन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि हमारे शरीर में जो भोजन जाता है उसका क्या होता है अंदर, शरीर के अंदर। कौन थे? हिप्पोक्रेटिस थे। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ग्रीक के थे। दूसरा बिंदु है 1561 से 1636 में
इटली के वैज्ञानिक सैटेरियो सेक्टोरियम ने भोजन के चयापचय संबंधी प्रयोग किए। जो हमारी बॉडी में चयापचय होता है उसके संबंध में इन्होंने प्रयोग किया। कब किया? 16वीं 17वीं शताब्दी में। कौन थे? सैटेरियो सेक्टोरियम। आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लेवाइजर ने बताया कि पाचन के बाद भोजन ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाता है। सबसे पहले किसने बताया? एंटोनी लेवाइजर ने बताया। कब बताया? 18वीं शताब्दी में। एंटोनी लेवाइजर कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया? पाचन के बाद जो भोजन होता है वो ऊर्जा और शक्ति में बदल जाता है। आगे देखिए एंटोनी लेवाइजर के बारे में। एंटोनी लेवाइजर कहते हैं, देखिए एंटोनी लेवाइजर, द लेवाइजर इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? एंटोनी लेवाइजर को फादर ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है कि पोषण विज्ञान के जनक कौन हैं, पोषण के जनक कौन हैं, तो एंटोनी लेवाइजर हैं। इन 1770 ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इन्होंने 1770 में क्या डेवलप किया? किसका विकास किया? मेटाबॉलिज्म अर्थात चयापचय का विकास किया। ही इज आल्सो फादर ऑफ केमिस्ट्री वर्ल्ड। ये जो है यहाँ तो पोषण विज्ञान के जनक कहे भी जाते हैं, ये पहले से भी केमिस्ट्री के भी फादर हैं, रसायन विज्ञान के भी जनक माने जाते हैं। आगे देखिए कोलुथुर गोपालन। कोलुथुर गोपालन कौन है? फादर ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया। देखिए ये एंटोनी लेवाइजर जो हैं ये विश्व के हैं। विश्व में अगर पोषण विज्ञान के जनक पूछा जाता है तो एंटोनी लेवाइजर हैं। अगर भारत में पोषण के जनक पूछा जाता है तो कोलुथुर गोपालन हैं। यह स्वतंत्र भारत में पोषण अनुसंधान शुरू करने के जिम्मेदार थे। इन्होंने कई सारे एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्याह्न भोजन योजना जैसे अन्य कार्य किए हैं। ये सारे बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं पोषण के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण कितने प्रकार से होता है? देखिए पोषण 2 प्रकार का होता है। एक सुपोषण या अथवा उचित पोषण, गुड न्यूट्रिशन। दूसरा माल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण। सुपोषण जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से? संतुलित पोषण, बैलेंस डाइट और पर्याप्तम पोषण, ऑप्टिमम डाइट, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। देखिए संतुलित पोषण कैसे होता है? संतुलित पोषण जो है इसमें किन किन चीज़ों की भूमिका होती है? आयु, लिंग, कार्य, शरीर की संरचना आदि के अनुसार पोषण दिया जाता है। देखिए जो संतुलित पोषण होता है वो व्यक्ति की कैसी एज है, कितनी एज है, लिंग क्या है, उसका कैसा कार्यभार है, कैसे शरीर की संरचना है, उसी अनुसार उसको पोषण प्रदान किया जाता है, तो वो संतुलित पोषण हो गया। पर्याप्ततम पोषण जो होता है इसे सर्वोत्तम पोषण भी कहते हैं। इसमें आयु, लिंग, कार्य, शरीर संरचना की आवश्यकता से 50% अधिक पोषण दिया जाता है। आगे देखिए माल न्यूट्रिशन में क्या है? माल न्यूट्रिशन देखिए कुपोषण 3 प्रकार का होता है। अति पोषण होता है ओवर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण होता है अंडर न्यूट्रिशन, विशिष्ट अभाव जैसे किसी विशेष तत्व की आवश्यकता हो और उसका अभाव हो जाए, वो उसको प्राप्त ना हो पाए। देखिए अति पोषण पहले देखते हैं। ओवर न्यूट्रिशन में क्या है? मोटापा है, विषाक्तता है। जैसे मोटापा किस कारण से होता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। अगर व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट ले रहा है तो उसको मोटापा होना फिक्स है। अगर हम जितना मान लीजिए हमारा वर्क जो है मेंटल वर्क है और हम ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फैट ले रहे हैं और बैठे बैठे मेंटल वर्क का काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता जाएगा। और अगर वहीं शारीरिक काम ज़्यादा है और हम कार्बोहाइड्रेट और फैट ले रहे हैं तब मोटापा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम बैठ के कोई काम कर रहे हैं उस टाइम पे हम ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूज कर रहे हैं तो मोटापा शरीर होता जाएगा। विषाक्तता जो है, विषाक्तता क्या है? विषाक्तता किस कारण से होती है? विटामिन और मिनरल्स की वजह से।
अगर हमारे बॉडी में किसी विटामिन की अधिकता हो गई, किसी मिनरल्स की अधिकता हो गई तो विषाक्तता हो जाती है। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, अल्पपोषण, अंडर न्यूट्रिशन। अल्पपोषण में प्राथमिक दो प्रकार का होता है, ये भी प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में जैसे कि कुछ चीज़ें हमारे शरीर को नहीं मिल पाती हैं तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। और दूसरा जो है द्वितीयक में दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे क्वाशियोरकर हो गया और मरासमस हो गया। क्वाशियोरकर क्या क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। ये अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है। क्वाशियोरकर में बच्चों का हाथ पैर दुबला पतला हो जाता है, पेट बाहर निकला हुआ हो जाता है। इसमें जो है बच्चे एक्टिव नहीं हो पाते हैं, इनका मानसिक विकास रुक जाता है। वैसे मरासमस भी है, मरासमस में प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है। सेम यही लक्षण लगभग देखने को मिलते हैं इसमें भी। और जो है क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा आपसे कि क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है या मरासमस किसकी कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से जो है प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से मरासमस होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, कुपोषण के कारण। कुपोषण के कारण देख लीजिए, कुपोषण के कारण कौन कौन से होते हैं। अशिक्षा हो गई, गरीबी हो गई, अज्ञानता हो गई, आदतें हो गई, पोषण संबंधी भ्रांतियां हो गई, भोज्य पदार्थों में मिलावट, जनसंख्या में वृद्धि, शारीरिक दोष आदि हो सकते हैं। इतने सारे कारण हैं जो हमारे भारत में कुपोषण का कारण बन चुके हैं। अशिक्षा, जैसे लोग गांव में लोग रहते हैं, उनको शिक्षित नहीं रहते हैं तो उनको पोषक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो जो मन करता है खाते हैं। जैसे अब किसी चीज़ को ज़्यादा खा लेंगे, किसी चीज़ को कम खा लेंगे, तो जो है पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं। गरीबी भी हो गया, जैसे गरीब लोग हैं तो वो अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थों को प्रेफर नहीं कर पाते हैं। जैसे आप रोज़ पनीर खाना हो गया, रोज़ फल फ्रूट खाना हो गया, तो इसको गरीब लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर उनको जो है इसकी पोषक तत्वों की जानकारी रहेगी तो अपने घर में भैंस पालेंगे, गाय पालेंगे, उससे दूध निकलेगा, दूध से अपना पनीर बना करके खा सकते हैं। अज्ञानता, अज्ञानता जो है ये भी जानकारी नहीं होती है किसकी, पोषक तत्व की, तो जो मन करेगा खाएंगे, जो मन करेगा नहीं खाएंगे। आदतें भी बहुत लोगों की होती हैं, ये भी कुपोषण का कारण बन जाती हैं। जैसे आजकल के बच्चे जो है जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, ये आदत ही है। घर का खाना उनको पसंद ही नहीं आता है, बाहर के खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये भी कुपोषण का कारण है। इसमें पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं बच्चे, मोटापा का शिकार अभी से ही होते जा रहे हैं। स्वस्थ भोजन तो करते नहीं हैं। भोजन संबंधी भ्रांतियाँ, पोषक भोज्य पदार्थों में मिलावट, जनसंख्या वृद्धि, शारीरिक दोष आदि हो सकते हैं। ये सब कुपोषण के कारण हैं। आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में बस आपको यही पूछा जाएगा। मेन पॉइंट हमने नोट्स में इंक्लूड किया है। आगे देखते हैं, आहार, फूड क्या है। आगे देखते हैं आहार अर्थात भोजन। भोजन क्या है। भोजन वह ठोस पदार्थ है जिसको ग्रहण करने के पश्चात उसका हमारे शरीर में पाचन, अवशोषण, परिवहन हो सके तथा जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करे, उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। अर्थात भोजन जो है वह पदार्थ है जिसको हम खाते हैं, अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, उसके बाद शरीर को जो स्वस्थ रखने में मदद करता है वही जो है आहार कहलाता है। वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ है जिसे हम खाते पीते हैं, अर्थात वह सभी ठोस और तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं या पीते हैं, जिसको हमारे शरीर द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है, जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता मिलती है, शारीरिक वृद्धि होती है, ऊतकों की मरम्मत होती है और पोषित करता है, वही क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। आगे देखते हैं भोजन के प्रकार। आहार के कौन कौन से प्रकार हैं। आहार जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट, असंतुलित आहार अर्थात अनबैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार कौन सा आहार होता है, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में व सही अनुपात में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। देखिए संतुलित आहार का एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है, बहुत बड़ा नहीं, मतलब
थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको हम अलग क्लास में करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल समान मात्रा में उपस्थित होते हैं और हमारे शरीर को पोषित करते हैं, वही जो है संतुलित आहार कहलाते हैं। असंतुलित आहार जो होता है, अनबैलेंस्ड डाइट क्या है? ऐसे आहार जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है उसे असंतुलित आहार कहते हैं। अर्थात ऐसे आहार जिसमें ऐसे आहार जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं परंतु उसमें कुछ ना कुछ पोषक तत्वों की कमी है, जैसे विटामिन्स कम है या मिनरल्स कम है या फिर जो है कार्बोहाइड्रेट अधिक है। तो मान लीजिए किसी पोषक तत्व की कमी है या फिर किसी पोषक तत्व की अधिकता है, तो वो जो है बैलेंस डाइट नहीं है, वो क्या है? अनबैलेंस डाइट है, अर्थात असंतुलित आहार की श्रेणी में आता है। डाइट क्या है, इसको भी जान लीजिए। डाइट क्या है अर्थात आहार क्या है? आहार देख लीजिए, एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार होता है। अर्थात आप लोग एक दिन में जो भोजन ग्रहण करते हैं वही जो है आपका डाइट है। आगे देखिए क्या है, आगे ये है डिप्रेसेस एपेटाइट। डिप्रेसेस एपेटाइट क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के भोजन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। डिप्रेसेस एपेटाइट क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के भोजन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है और इस अवस्था में व्यक्ति समय से पहले ही भूखा महसूस करने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है? व्यक्ति समय से पहले भूखा महसूस करने लगता है, अर्थात व्रत के समय में मनोवैज्ञानिक तौर पर भूख का एहसास होना, इसे क्या कहते हैं? डिप्रेसेस एपेटाइट। आगे देखिए पॉइंट क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था का उभरता क्षेत्र कहा गया है। किसे कहा गया है उभरता क्षेत्र? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था का उभरता हुआ क्षेत्र कहा गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? स्वास्थ्य। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ, अर्थात इसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। देखिए स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ, अंग्रेजी शब्द हेल्थ एंग्लो सैमसन शब्द किससे? हेल से बना है, जिसको स्वस्थता की दशा अर्थात कंडीशन ऑफ बीइंग हेल, क्या? कंडीशन ऑफ बीइंग हेल, स्वस्थता की दशा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हेल्थ किससे बना है? एंग्लो सैमसन शब्द से बना है, एंग्लो सैमसन शब्द के हेल से बना है, जिसका अर्थ है स्वस्थता की दशा। WHO क्या कहता है? WHO की स्वास्थ्य की परिभाषा देखिए, स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोग की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य क्या है? मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं है, अर्थात रोगों की अनुपस्थित होना ही स्वास्थ्य नहीं है। मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है और आपका शरीर दुबला पतला है, कोई खास बीमारी नहीं है, तो इसी को स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना, ये जो है स्वास्थ्य की परिभाषा WHO ने बताई है। आगे देखिए पोषण विश्लेषण। पोषण विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखिए असंतुलित आहार ग्रहण करने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो जाता है। जाहिर सी बात है, हम लोग ने ऊपर पढ़ा ही है कि असंतुलित भोजन ग्रहण करेंगे तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उसमें असंतुलित आहार में क्या होता है, या तो कम पोषक तत्व रहेंगे या तो अधिक रहेंगे। यह स्थिति जब गंभीर अवस्था पर आ जाती है तो कुछ लक्षणों को प्रदर्शित करती है। यह लक्षण 2 स्तरों पर देखे जाते हैं। प्रथम स्तर क्या है? असंतुलित आहार लेने से होने वाले रोग के बहुत सामान्य लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जैसे कमजोरी, मोटापा, चक्कर आना, कार्य में मन न लगना आदि। देखिए अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो कमजोरी लगेगी, अगर अधिकता हो गई तो मोटापा हो जाएगा,
कमी है, चक्कर आएगा, कार्य में मन नहीं लगेगा। ये सब जो है प्रथम असंतुलित आहार लेने से होने वाली बीमारियां हैं। द्वितीय स्तर पर क्या है? प्रथम लक्षणों का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, अर्थात खुल की बीमारी व उसके लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। बीमारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है। इस स्तर पर उपचार व बचाव मुश्किल होता है, परंतु यदि प्राथमिक स्तर पर ही रोगों के बचाव के उपाय तथा इलाज सही प्रकार से किए जाएं तो रोग से बचा या लड़ा जा सकता है। अर्थात देखिए, जो प्रथम स्तर पर कमजोरी, मोटापा, चक्कर आना, कार्य में मन न लगना, असंतुलित आहार को ग्रहण करने से ये सब बीमारियां हो रही थी। अगर इसका हम यहीं पर इलाज कर देते हैं तो द्वितीय स्तर पर इसको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि द्वितीय स्तर पर ये इतना भयंकर हो चुका होगा कि इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। देखिए आगे, वर्तमान समय में उच्च आय वर्ग वाले परिवारों में अतिपोषण की समस्या देखने को मिल रही है। देखिए, वर्तमान समय में जो बहुत ही थोड़ा अमीर लोग हैं उनमें अतिपोषण की समस्या देखने को मिल रही है। वहाँ आप लोग देखते होंगे कि जो थोड़ा जिनकी आय अधिक होती है उनके घर में अधिकतर मोटे लोग ही देखने को मिलते हैं। उसमें वो हेल्दी नहीं हैं। ये मत देखिए कि वो जो है अच्छे घर से हैं, अच्छे ख़ानदान के हैं, अच्छा पैसा पा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं तो वो जो है मोटे हो गए हैं, बहुत हेल्दी हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मोटापा का शिकार हुए होते हैं। वो भी एक प्रकार की बीमारी है। आगे देखते हैं, इसका कारण उनके द्वारा ग्रहण किए गए जंक फूड, पैक्ड भूख तथा उच्च कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ हैं। जो मोटे हुए हैं उसका कारण क्या है? जंक फूड, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, ब्रेड वगैरह ये सब ज़्यादा खाते हैं। पैक्ड फूड खाते हैं, उच्च कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ खाएंगे और वर्क कम करेंगे तो क्या होगा? वो मोटापा का शिकार हो ही जाएंगे। यह फूड बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। क्या होता है? जंक फूड, पैक्ड फूड, ये उच्च कैलोरी युक्त भोजन जो होते हैं बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। उनका मानसिक विकास भी बाधित होता है। इसके ठीक विपरीत निम्न आय वर्ग के परिवार में पलने वाले बच्चे क्वाशियोरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर, प्रोटीन की। क्वाशियोरकर तथा मरासमस, सूखा रोग, एनीमिया आदि के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें निम्न कैलोरी, निम्न प्रोटीन, निम्न वसा युक्त भोजन उपलब्ध होते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे जो उच्च आय वाले परिवार होते हैं उनमें क्या होता है? अधिक मोटापा हो जाता है, और निम्न आय वाले परिवारों में एनीमिया, मरासमस, क्वाशियोरकर देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें निम्न कैलोरी, निम्न प्रोटीन, निम्न वसा युक्त भोजन उपलब्ध होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होने वाला रोग है? प्रोटीन की कमी से। किसमें होता है? बच्चों में, 1 साल तक के कम उम्र के बच्चों में होता है। मरासमस प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला रोग है। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। तो ये सब जो है डिफिशियंसी वाले रोग हैं। आगे देखिए, अतः कहा जा सकता है भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ अल्प पोषण और अतिपोषण दोनों ही पाए जाते हैं। इस प्रकार भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है। आगे पॉइंट देखते हैं, अतिपोषण से गैर संक्रामक रोग जैसे हृदय रोग, लीवर कैंसर रोग, मधुमेह, पक्षाघात, मोटापा आदि होता है। अतिपोषण से क्या होता है? हृदय रोग हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, कैंसर रोग हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है, मोटापा होता है। और अल्प पोषण के कौन सा रोग होता है? सूखा रोग हो गया, सामाजिक व्यवहार में असंतुलन है, मानसिक मंदता है, दुर्बलता है, आक्रामकता है, जैसे रोग हो जाते हैं। आगे देखते हैं, भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। भारत में पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या है? PEM। PEM क्या है? इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। देखिए, बृहद पोषक तत्वों तथा अर्थात ऊर्जा प्लस प्रोटीन का पर्याप्त अंतर्ग्रहण PEM का कारण है। देखिए, अगर हमारे बॉडी में ऊर्जा और प्रोटीन की कमी हो जाती है, मान लीजिए हम कम मात्रा में ऊर्जा और प्रोटीन ग्रहण कर रहे हैं,
तो हमें क्या होगा, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, अर्थात हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। बच्चों में इससे ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। खासकर यह बीमारी बच्चों को ही देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, यदि आहार में ऊर्जा प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो इससे अन्य पोषकों विशेषकर सूक्ष्म पोषकों जैसे खनिज विटामिन की मात्रा घटने लगती है। मान लीजिए आपके आहार में ऊर्जा प्रोटीन की कमी मात्रा कम हो रही है तो इसके साथ साथ आपको विटामिन और खनिज की मात्रा भी घटने लगती है। इसमें लौह तत्व, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक की कमी मुख्य है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12, फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B2 में भी चिंता बढ़ रही है। आगे देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों की हीनता के लिए छिपी भूख जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व, अभी हम पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और बृहद पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो अभी देखते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व अर्थात विटामिन्स और मिनरल्स, ये जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अगर विटामिन्स और मिनरल्स की हीनता होती है तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या है, छिपी भूख। आगे देखते हैं लौह तत्व और आयरन की कमी से अरक्तता, इसे क्या कहते हैं, IDA, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आपसे पूछा जा सकता है IDA का फुल फॉर्म क्या है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया किसकी कमी से होता है, लौह तत्व जो है की कमी से क्या होता है, अरक्तता होती है। देखिए, यह विश्व की सर्वाधिक सामान्य पोषण विकार है। क्या है, विश्व का सर्वाधिक सामान्य पोषण विकार है। यह विकसित व विकासशील दोनों देशों में व्याप्त है। यह गर्भ धारण करने वाली कम आयु की महिलाओं, किशोर बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा विद्यालयी आयु वाले बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। लौह तत्व की कमी अक्सर किसमें देखने को मिलती है, गर्भवती महिलाओं में और विद्यालयी आयु वाले बच्चों में, बालिकाओं में, ये सब बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। किसकी कमी, लौह तत्व की कमी। आगे देखते हैं किसकी कमी है, विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी, VAD, विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी है। VAD का फुल फॉर्म क्या है, विटामिन ए डिफिशियंसी, हाइपोविटामिनोसिस, क्या कहते हैं इसको, हाइपोविटामिनोसिस। देखो, दो टर्म होता है, एक हाइपो एक हाइपर। हाइपो अगर लगा है तो उसमें कमी होगी, अर्थात हाइपोविटामिनोसिस मतलब विटामिन की कमी। अगर हाइपर विटामिनोसिस लिखा होता तो हाइपर मतलब अधिक होता है, अर्थात विटामिन की अधिकता। इसमें देखिए, विटामिन ए सामान्य दृष्टि वृद्धि, स्वस्थ उपकला ऊतक और रोग प्रतिरोधक के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, सामान्य दृष्टि के लिए, वृद्धि के लिए, स्वस्थ उपकला ऊतक के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये विटामिन आवश्यक हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, साथ ही संक्रमण के लिए प्रतिरोधक कम हो जाता है। क्या होता है, संक्रमण के प्रतिरोधक कम हो जाते हैं। आगे देखते हैं, आयोडीन हीनता विकार, IDD, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर सामान्य मानसिक शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन हीनता विकार एक पारिस्थितिक परिघटक है जो अधिकतर मृदा की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, मृदा की कमी से होता है। भारत के राज्य जहां आयोडीन विकार पाए जाते हैं उनमें हिमालय के क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन पर्याप्त बनता नहीं है। क्या होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन अपर्याप्त बनता है जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। क्या होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और यह बढ़ा हुआ थायराइड गलगंड क्या कहलाता है, यह बढ़ा हुआ थायराइड गलगंड अर्थात ग्वाइटर कहलाता है। बच्चों में इसकी कमी से क्रेटिनिज्म होता है।
देखो, बड़ों में जब आयोडीन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? ग्वाइटर अर्थात गलगंड कहते हैं। और बच्चों में इसकी कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिटिज्म कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि क्रिटिज्म किसको होता है, तो ये बच्चों में होने वाली आयोडीन डिफिशियंसी है। और गलगंड क्या है? वो वयस्कों में होने वाली आयोडीन डिफिशियंसी है। नोट में क्या है? नोट में देखिए, पोषण अभियान समग्र पोषण योजना श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से शुरू की गई थी। पोषण अभियान अर्थात समग्र पोषण योजना किसके द्वारा शुरू की गई? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/5 बच्चे कम जन्म भार वाले होते हैं, अर्थात उनका वजन 2500 ग्राम या 2.5 किलो से कम होता है। कितने? 1/5 बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम से कम 50% बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। क्या है? 50% मृत्यु का कारण क्या है? कुपोषण है। देखिए, आज की क्लास थोड़ा लंबी होती जा रही है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बहुत कुछ है, अल्प भारी व्यक्ति बौनापन, क्षयकारी फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, इसके आहार वर्गीकरण, नश्वर भोज पदार्थ, ये सब भोजन के कार्य हो गए, भोज्य समूह हो गए। तो आगे की क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।